हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। आज हम लोग टेस्ट 75 के अंतर्गत यूपीएससी प्रीलिम्स से संबंधित भारत और विश्व भूगोल के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं डेल्टा निर्माण के लिए आवश्यक हैं? नदी के मुहाने के आसपास उथला तट, मुहाने के पास नदी का बहाव मंद होना चाहिए, मुहाने के निकट ज्वारीय तरंगें प्रबल होनी चाहिए। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। नदी डेल्टा एक ऐसी स्थलाकृति है जिसका निर्माण नदी के मुख पर होता है, जहां से नदी किसी महासागर, सागर, खाड़ी, झील या जलाशय में मिलती है। डेल्टाओं का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से होता है, जब नदी इसे मुहाने पर छोड़ देती है। तो आपका पहला वाला जो कथन है ये बिल्कुल सही है। नदी के मुहाने के आसपास उथला तट होना चाहिए। इन डेल्टा से मिलने वाला जो सागर है ये संकीर्ण होना चाहिए, अन्यथा जो निक्षेप होगा वो गहरे जल में अदृश्य हो जाएगा, और उथला होगा तो जहां पर मुहाना है वहां पर ये दिखाई देगा और डेल्टा का रूप ले लेगा। मुहाने के पास नदी का बहाव मंद होना चाहिए। नदी के वेग में पर्याप्त कमी होनी चाहिए ताकि नदी के मुहाने पर इसका अवसाद निक्षेपित हो सके। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ये भी यहाँ पर सही है। तीसरा वाला जो है गलत है। देखिए, मुहाने के निकट अगर ज्वारीय तरंगें प्रबल होंगी तो जो अवसादों का निक्षेप हुआ होगा वो इन्हें बहा ले जाएंगी और वहां पर डेल्टा नहीं बन पाएगा। तो तीसरी वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए, बाद बाकी एक और दो कंडीशन होनी चाहिए। तो यहां पर आपका सही आंसर है पहले का ए, केवल एक और दो। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? एक तरफ वृक्ष की प्रजाति है और दूसरी तरफ वन का प्रकार लिखा हुआ है। जूनिपर या हप्शा, मोंटाने, सीसम, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, महोगनी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, मोंटाने जो वृक्षों के प्रकार, वनों के प्रकार हैं, तो इनमें सिल्वर, फर, जूनिपर्स, पाइन और बर्च जैसे वृक्ष मिलते हैं। तो आपका पहला वाला युग्म सही सुमेलित है। सीसम, देखिए सीसम जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का वृक्ष है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में सागौन, बांस, साल, चंदन, खैर, सहतूत, सीसम आदि पाए जाते हैं। तो आपका सेकंड वाला ये भी सही है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में महोगनी, एबोनी, रोजवुड, रबड़ जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। तो यहां पर आपका तीनों ही युग्म सही सुमेलित हैं। तो आपका सही आंसर है सेकंड का डी, 1, 2 और 3। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर। देखिए, आपके सामने यहाँ पर मैप है। आप ये देख पा रहे हैं कि जो त्रिपुरा राज्य है आपका, ये तीन तरफ से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से टच नहीं होती है। मिजोरम की भी टच होती है, मणिपुर की भी टच होती है, नागालैंड की टच होती है, और ऊपर आपके अरुणाचल प्रदेश की टच होती है। त्रिपुरा की टच नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला गलत हो जाएगा। केवल 1, 2 और 4 सही है। तो आपका सही आंसर है तीसरे का डी, यानी केवल 1, 2 और 4। चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? माही, पेन्नार, स्वर्णरेखा, ताप्ती। आपको कूट का प्रयोग करके यहां पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, यहां पर जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से केवल स्वर्णरेखा और पेन्नार, जिसको पेन्ना कहा जाता है, ये नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। वहीं आपकी सिंधु, ताप्ती, माही, नर्मदा और साबरमती पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में जल गिराती हैं। यानी ये आपकी अरब सागर की नदियां हैं और ये दोनों आपकी बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां हैं। तो आपका सही आंसर है यहां पर चौथे का बी वाला, केवल 2 और 3। पांचवा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? भारत में बाढ़ प्रवण क्षेत्र का प्रतिशत बिहार में सर्वाधिक है। पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में बाढ़ का कारण ज्वारीय प्रभाव है। देखिए, बाढ़ प्रवण क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद बिहार जो है सेकंड नंबर पर है। यानी यूपी में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है और सेकंड नंबर पर आपका बाढ़ के मामले में बिहार है। तो यहां पर आपका पहला वाला जो कथन है ये आपका सही नहीं है। यानी कि बिहार जो है दूसरा सबसे बड़ा बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, जबकि सबसे बड़ा बाढ़ प्रवण क्षेत्र भारत में उत्तर प्रदेश है। सेकंड वाला कथन आपका सही है। पश्चिम बंगाल में महानंदा, भागीरथी, दामोदर आदि नदियों की अपर्याप्त क्षमता तथा ज्वारीय प्रभाव के परिणाम स्वरूप राज्य के दक्षिणी और मध्य भारत जो है ये बाढ़ग्रस्त रहते हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये बिल्कुल सही है। यहां पर आपका सही आंसर है पांचवें का बी वाला, केवल सेकंड। छठवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित हैं?
एक तरफ पोर्ट दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनके फीचर दिए हुए हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। पोर्ट है और फीचर है मारमगांव बंदरगाह, ज्वारी नदी कोहाना, कोच्चि बंदरगाह, स्थलरुद्ध बंदरगाह, विशाखापट्टनम, वेम्बनाड, कयाल। देखिए यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले मारमगांव बंदरगाह की। तो मारमगांव पोर्ट जो है ज्वारी नदी के मुहाने पर स्थित गोवा में एक प्राकृतिक बंदरगाह है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन सही है। यहाँ पर आपका जो कोच्चि बंदरगाह है, तो कोच्चि बंदरगाह वेम्बनाड कयाल के शीर्ष पर स्थित है, जो अरब सागर की रानी के रूप में लोकप्रिय है और एक प्राकृतिक बंदरगाह है ये भी। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला जो है ये गलत हो जाएगा। देखिए ये स्थलरुद्ध बंदरगाह नहीं है, ये स्थलरुद्ध बंदरगाह नहीं है, बल्कि ये वेम्बनाड कयाल के शीर्ष पर स्थित है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा वाला जो है विशाखापट्टनम बंदरगाह, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में एक स्थलरुद्ध बंदरगाह है जो ठोस चट्टान और रेत के माध्यम से एक चैनल द्वारा समुद्र से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर तीसरा वाला गलत हो जाएगा। ये विशाखापट्टनम एक स्थलरुद्ध बंदरगाह है, वहीं कोच्चि बंदरगाह जो है वेम्बनाड जो कयाल है इसके शीर्ष पर स्थित है। तो यहाँ पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है छठवें का ए, केवल एक। सातवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। यूनेस्को विश्व भर में संग्रहालय से संबंधित गतिविधियों के लिए पेशेवर और नैतिक मानकों को स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक हितों की वस्तुओं की रक्षा करने का निर्देश देता है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं। भारतीय संग्रहालयों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल और डेटा रिपोजिटरी संग्रहालयों के संग्रह के डिजिटलीकरण हेतु संस्कृत मंत्रालय की एक पहल है। देखिए आपका पहला वाला कथन गलत है। यहाँ पर यूनेस्को नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद आईकॉम जो है एक संस्था संघ और एक गैर सरकारी संगठन है जो संग्रहालय संबंधी गतिविधियों के लिए पेशेवर एवं नैतिक मानक स्थापित करता है और संग्रहालय के क्षेत्र में यह एकमात्र वैश्विक संगठन है। तो यहाँ पर यूनेस्को नहीं, बल्कि यहाँ पर एक आईकॉम करके संगठन है जिसका पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद। सेकंड वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 यानी जो अनुच्छेद 49 है ये नीति निषेधक तत्वों में शामिल है। तो ये राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक हितों की वस्तुओं की रक्षा करने का निर्देश देता है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ये सही है। तीसरा वाला कथन आपका ये भी सही है। भारतीय संग्रहालयों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल और डिजिटल रिपोजिटरी संग्रहालयों के संग्रह के डिजिटलीकरण हेतु संस्कृत मंत्रालय की एक पहल है। तो यहाँ पर आपका 2 और 3 कथन सही है। तो आपका सही आंसर है सातवें का सी, केवल 2 और 3। आठवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। भारत में अधिकांश हिमनद पीर पंजाल श्रेणी में स्थित हैं। गंगोत्री हिमनद हिमालय के कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। देखिए भारत के अधिकांश हिमनद जो हैं ये कराकोरम रेंज में पड़ते हैं, ना कि पीर पंजाल में। जो कराकोरम रेंज है तो कराकोरम रेंज में यहाँ पर सबसे ज़्यादा पड़ते हैं। तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन जो है ये बिल्कुल सही है। गंगोत्री ग्लेशियर हिमालय के कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है आठवें का बी वाला, केवल सेकंड। 9वां प्रश्न है आपका, काली मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पहला है इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। शुष्क मौसम के दौरान काली मिट्टी में गहरी दरारें पड़ जाती हैं। काली मिट्टी में नमी थोड़े समय में वाष्पित हो जाती है। देखिए जो है काली मिट्टी जो है ये दक्कन के पठार में पाई जाती है, जिसमें महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्से शामिल हैं। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी या काली कपास की मिट्टी के रूप से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन सही है। यह गीली होने पर फूल जाती है और काफ़ी ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर यह सिकुड़ जाती है। इसलिए शुष्क मौसम के दौरान इस मिट्टी में गहरी दरारें बन जाती हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। तीसरा वाला कथन यहाँ पर सही नहीं है। देखिए काली मिट्टी में लंबे समय तक नमी बनाए रखने की क्षमता होती है और काली मिट्टी में जल का अवशोषण जो है ये धीमी गति से होता है और इसमें जो नमी है ये काफ़ी लंबे समय तक बनी रहती है, जो फसलों को शुष्क मौसम के दौरान भी विकसित होने में मदद करती है। यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। केवल 1 और 2 कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 9वें का डी, केवल 1 और 2। 10वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। हाथी परियोजना के माध्यम से सरकार देश के प्रमुख हाथी रेंज वाले राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। असम में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है।
एशियाई हाथियों को IUCN रेड लिस्ट में गंभीर संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। देखिए, आपके देश में प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 में स्टार्ट किया गया है, ये बात आपको पता होगी। यानी वर्ष 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट जंगली एशियाई हाथियों की मुक्त आबादी के लिए राज्यों द्वारा वन्यजीव प्रबंधन प्रयासों को और वित्तीय तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। आपका यहाँ पर पहला वाला जो कथन है, यहाँ पर हाथी परियोजना के माध्यम से सरकार देश के प्रमुख हाथी रेंज वाले राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है, ये कथन आपका सही है। सेकंड वाला जो कथन है ये गलत है। देखिए, हाथियों की जो गणना है प्रत्येक 5 वर्षों में एक बार की जाती है, और पिछली बार हाथियों की जो गणना थी वो सन 2017 में की गई थी। अभी नवीनतम आंकड़े नहीं आए हैं 2022 के, तो 2017 में आपकी लास्ट वाली गणना की गई थी, और इसके अनुसार कर्नाटक में हाथियों की संख्या सर्वाधिक है, और इसके बाद असम और फिर आपका केरल का नंबर आता है। यानी पहले नंबर पर कर्नाटक राज्य है, उसके बाद आपका असम आ जाएगा, और उसके बाद फिर आपका केरल आ जाता है। यानी फिर उसके बाद असम है और फिर आपका केरल आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका तीसरा वाला जो है ये गलत है। हाथी जो है, एशियाई हाथी जो है IUCN की गंभीर संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड में नहीं है, बल्कि ये जो संकटापन्न प्रजाति है उसमें आता है। यानी जो एंडेंजर्ड प्रजाति होती है उसमें यह शामिल है। तो यहाँ पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 10 में का A, केवल 1। 11वां प्रश्न है आपका, बायोम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। टैगा बायोम वृक्ष रहित होता है एवं यहाँ की वनस्पतियों में लाइकेन व काई पाई जाती है। सीमित वर्षा एवं वनाग्नि घास स्तरों के संरक्षण को बाधित करते हैं। देखिए, पहला वाला कथन सही नहीं है, यहाँ पर टैगा नहीं है, बल्कि ये आपकी जो टुंड्रा बायोम होता है, तो टुंड्रा बायोम वृक्ष रहित होता है और यहाँ की वनस्पतियों में लाइकेन और काई पाई जाती है। वहीं टैगा जो बायोम है, तो यहाँ पर पाई जाने वाली अधिकांश वनस्पति शंकुधारी एवं सदाबहार होती है, जिनमें अधिकतर स्प्रूस, चीड़ और देवदार के वृक्ष होते हैं। सेकंड वाला जो कथन है ये भी सही नहीं है। घास भूमि बायोम में घास के बड़े खुले क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर वृक्ष मौजूद हो सकते हैं, लेकिन ये काफी कम मात्रा में होते हैं। कम वर्षा, वनाग्नि एवं जानवरों की चराई 3 प्रमुख कारक हैं जो घास स्थलों को सुरक्षित रखते हैं। सीमित वर्षा और वनाग्नि घास स्थलों के संरक्षण को बाधित नहीं करते हैं, बल्कि इसमें सहायता करते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही नहीं है, तो आपका सही आंसर है 11 का D। ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। 12वां प्रश्न है आपका, हिमालय पर्वत के निम्नलिखित दर्रों में से कौन से सही सुमेलित हैं। देखिए, एक तरफ पर्वतीय दर्रे लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ उनके संबंधित राज्य हैं। जोजिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, नाथुला दर्रा सिक्किम, रोहतांगला दर्रा हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख दर्रा जम्मू और कश्मीर। तो आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, जोजिला दर्रा जो है ये जम्मू और कश्मीर में पड़ता है और लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला जो कथन है ये गलत हो जाएगा। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है और भारत और चीन को जोड़ता है। मानसरोवर की जो तीर्थ यात्रा है उसके लिए इस मार्ग का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला सही है। रोहतांगला दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है और यह मनाली को केलांग से जोड़ता है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन सही है। लिपुलेख दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, बल्कि ये उत्तराखंड में पड़ता है। तो यहाँ पर आपका केवल 2 और 3 कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 12 का B, केवल 2 और 3। 13वां प्रश्न है आपका, पंचप्रयाग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। एक तरफ संगम है, दूसरी तरफ नदियां हैं। विष्णुप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी, नंदप्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी, कर्णप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और पिंडार, देवप्रयाग, अलकनंदा और धौलीगंगा। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौलीगंगा मिलती है, ना कि अलकनंदा और भागीरथी। तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। जो नंदप्रयाग है, तो नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती है, तो सेकंड वाला सही है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी मिलती है, तो यहां पर आपका थर्ड वाला युग्म भी गलत हो जाएगा। चौथा वाला रुद्रप्रयाग है। ठीक है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है, तो चौथा वाला ही गलत हो जाएगा। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, तो यहां पर आपका 5वां वाला भी गलत हो जाएगा। तो यहां पर आपका केवल दूसरा वाला सही है, तो आपका सही आंसर है 13 का B, केवल सेकंड। 14वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। अंटार्कटिका
महाद्वीप को छोड़कर सभी महाद्वीपों पर वर्षावन पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं। पर्णपाती वन पृथ्वी के सबसे पुराने जीवित पारिस्थितिकी तंत्र हैं। ठीक है, वर्षावन पृथ्वी के सबसे प्राचीनतम पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जिनमें से कुछ वर्तमान स्वरूप में कम से कम 70 मिलियन वर्षों से उत्तरजीविता रखे हुए हैं। यानी पर्णपाती नहीं बल्कि वर्षावन जो है ये पृथ्वी के सबसे पुराने जीवित पारिस्थितिकी तंत्र हैं। तो आपका सेकंड वाला कथन गलत है। यहां पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है। अंटार्कटिका महाद्वीप को छोड़कर प्रत्येक महाद्वीप में वर्षावन फैले हुए हैं। तो यहां पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 14 का ए वाला, केवल एक। 15वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। डाई अमोनियम फास्फेट डीएपी उर्वरक भारत में यूरिया के बाद दूसरा सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उर्वरक है। सभी यूरिया आधारित उर्वरकों को पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना के तहत विनियमित किया जाता है। ठीक है, डाई अमोनियम फास्फेट एंड डीएपी उर्वरक भारत में यूरिया के बाद दूसरा सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उर्वरक है। तो आपका पहला वाला कथन सही है। यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही नहीं है। देखिए, सभी गैर यूरिया आधारित उर्वरकों को पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना के तहत विनियमित किया जाता है। ये सभी यूरिया उर्वरकों को नहीं बल्कि सभी गैर यूरिया को भी यहां पर शामिल किया जाता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा, केवल पहला वाला सही है। तो आपका सही आंसर है 15 का ए, केवल एक। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।